जय हिंद। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ में। अगर आप किसी भी डिफेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक एनडीए, सीडीएस, एफ कैट, एयरफोर्स, नेवी या इंडियन कोस्ट गार्ड, तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इसमें जनरल नॉलेज का क्यूज होता है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं और एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन अंत तक जरूर देखिएगा। सेशन स्टार्ट होने से पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन होगा और उसका ऑप्शन होगा। अगर आपको उसका आंसर पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा क्वेश्चन नंबर और उसके साथ ऑप्शन। उससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। तो देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है, नेम द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स द एल्टीट्यूड इन एयरक्राफ्ट। यानी कि कौन सा ऐसा यंत्र है, मतलब उस यंत्र का नाम बताना है जिसका प्रयोग एयरक्राफ्ट में हाइट को मेजर करने के लिए किया जाता है। यानी कि ऊंचाई को नापने के लिए कौन सा यंत्र यूज किया जाता है एयरक्राफ्ट में। तो ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है ऑडियोमीटर, ऑप्शन बी है एमीटर, ऑप्शन सी है एल्टीमीटर और ऑप्शन डी है एनीमोमीटर। अगर बात करें इसके आंसर का तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी एल्टीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो सी इज द करेक्ट आंसर। और बाकी जो 3 मीटर है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जो ऑडियोमीटर होता है उसका यूज क्या होता है, फॉर इवेल्युएटिंग हियरिंग ओसिटी। जो हियरिंग ओसिटी को इवेल्युएट करने के लिए ऑडियोमीटर का यूज किया जाता है। और सेकंड है ए मीटर। क्या है, ए मीटर। तो ए मीटर के बारे में अगर हम बात करें तो ए मीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है कि जो सर्किट होता है उसमें इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए, किस लिए, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। और एनीमोमीटर की बात करें तो एनीमोमीटर का प्रयोग होता है यूज फॉर मेजरिंग वाइंड स्पीड एंड डायरेक्शन। हवा का स्पीड यानी कि वाइंड का स्पीड और उसका डायरेक्शन किधर है वो मेजर करने के लिए एनीमोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो आई होप समझ जाओगे ऑडियोमीटर का प्रयोग किस लिए होता है, एमीटर का प्रयोग किस लिए होता है और एनीमोमीटर का प्रयोग किस लिए होता है। तो यहाँ से हम आपको देंगे एक क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि सर्किट में जो सर्किट होता है इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, उसमें एमीटर को हम कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, एमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं वो आपको बताना है कि एमीटर को हम सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ न्यूक्लियर बम। जो न्यूक्लियर बम होता है उसको बनाने में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए है जिरकोनियम, ऑप्शन बी है यूरेनियम, ऑप्शन सी है मोलिबेडनम और ऑप्शन डी है वेनेडियम। अगर इसको आंसर को हम डिस्कस करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। यूरेनियम का प्रयोग क्या किया जाता है, न्यूक्लियर बम बनाने में किया जाता है। यूरेनियम का प्रयोग इसलिए किया जाता है तो न्यूक्लियर बम को बनाने में किया जाता है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑर्गन इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड। यानी कि किस अंग में इंसुलिन का निर्माण होता है वो पूछा जा रहा है। इंसुलिन क्या होता है, तो इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो हमारे शरीर में बनता है और ये हमें डायबिटीज़ से प्रोटेक्ट करता है। जिसका मतलब डायबिटीज़ हाई हो जाता है तो उसको क्या किया जाता है, इंसुलिन साइड से मतलब बाहर से इंसुलिन का एक इंजेक्शन दिया जाता है। तो वही पूछा जा रहा है कि इंसुलिन मतलब कहाँ बनता है हमारे शरीर में। तो ऑप्शन ए है ब्रेन, ऑप्शन बी है स्टोमक, ऑप्शन सी है पैनक्रियाज और ऑप्शन डी है लीवर। अगर बात करें इसके करेक्ट आंसर का तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि पेनक्रियाज में इंसुलिन बनता है। कहाँ बनता है, तो पेनक्रियाज में। अगर इंसुलिन बनना कम हो जाए तो हमारे मतलब डायबिटीज़ हमको हो जाएगा और हम जल्दी से ही ऊपर पधार देंगे। इसलिए इंसुलिन बनना जरूरी है। अगर जब इंसुलिन नहीं बनता है तो बाहर से आपको इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है ताकि बॉडी का जो प्रोसेस है वो मेंटेन रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन द फाइनेंशियल इमरजेंसी। यानी कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में फाइनेंशियल इमरजेंसी को मेंशन किया गया है। ऑप्शन ए है आर्टिकल 360, ऑप्शन बी है आर्टिकल 350, ऑप्शन सी आर्टिकल 340 और ऑप्शन डी है आर्टिकल 330। अगर इसका आंसर देखें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। जो आर्टिकल 360 है उसमें क्या किया गया है, फाइनेंशियल इमरजेंसी को मेंशन किया गया है। जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 360 है उसमें फाइनेंशियल इमरजेंसी को मेंशन किया गया है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। और देखते हैं आर्टिकल 350 के बारे में। तो देखिए आर्टिकल 350 क्या कहता है कि लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन रिप्रेजेंटेशन फॉर रिड्रेस ऑफ ग्रेवियंस। जो ग्रेवियंस को रिड्रेस करेंगे तो उसके लिए लैंग्वेज यूज कौन सा होगा वो बताया जा रहा है। नेक्स्ट है आर्टिकल 340। 340 का
मतलब क्या है कि अपॉइंटमेंट ऑफ ए कमीशन, एक कमीशन का अपॉइंटमेंट जो क्या करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा कि मतलब जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनका कंडीशन कैसा है। तो बैकवर्ड जो क्लासेस हैं उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो कमीशन बैठाया जाता है उनके अपॉइंटमेंट के लिए आर्टिकल 340 लगता है। और आर्टिकल 330 में क्या डिस्क्राइब किया गया है, तो सीट्स इन प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन पर्टिकुलर स्टेट्स आर रिजर्व इन द लोकसभा, यानी कि जो लोकसभा में सीट को के रिजर्वेशन के लिए एससी और एसटी के लिए मतलब आर्टिकल 330 को डिस्कस को मेंशन किया गया है। ठीक है, जो मतलब रिजर्व सीट के लिए डिस्कस किया गया है। तो किसके लिए रिजर्व सीट, तो शेड्यूल कास्ट और एससी और एसटी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है इन विच ईयर नागालैंड वाज क्रिएटेड एज सेपरेट स्टेट, यानी कि किस साल में नागालैंड को एक सेपरेट स्टेट का दर्जा दे दिया गया। तो ऑप्शन ए है 1961 में, ऑप्शन बी है 1962 में, ऑप्शन सी है 1963 में और ऑप्शन डी है 1964 में। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है। अगर आंसर को डिस्कस करें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि 1963। 1963 में नागालैंड को एक सेपरेट स्टेट का दर्जा दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस के जो प्रोसेस होता है उसमें एज ए प्रोडक्ट हमको क्या मिलता है वो पूछा जा रहा है। फोटोसिंथेसिस तो आप क्लास 4 से ही सुनते आ रहे होंगे और आपको पता भी होगा। आई होप आप इसका आंसर जरूर देंगे। तो ऑप्शन ए है अमोनिया, ऑप्शन बी है क्लोरीन, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन और ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। देखिए फोटोसिंथेसिस के बारे में अगर डिस्कस करें तो वो क्या है, एक प्रोसेस है। क्या है, प्रोसेस है जिसके माध्यम से जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं। जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपना फूड का निर्माण करते हैं। ठीक है, फूड बनाते हैं। और फूड कैसे बनाते हैं, तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड एयर। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सनलाइट की जरूरी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है और वाटर भी जरूरी है। तो इन सब को यूज करके प्लांट क्या है, अपना खाना बनाता है और वो हमें एज ए प्रोडक्ट क्या देता है, तो O2 देता है, यानी कि ऑक्सीजन देता है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइट फॉस्फोरस इज स्टोर्ड इन, जो व्हाइट फॉस्फोरस होता है उसको कहाँ पे स्टोर किया जाता है वो पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है ईथर, ऑप्शन बी है वाटर, ऑप्शन सी है मरकरी और ऑप्शन डी है पेट्रोल। तो पूछा जा रहा है कि जो व्हाइट फॉस्फोरस है उसको कहाँ पे स्टोर किया जाता है। तो आंसर डिस्कस करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, यानी कि वाटर में इसको स्टोर करते हैं। कहाँ पे करते हैं, वाटर में। क्योंकि जो व्हाइट फॉस्फोरस होता है वो क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। वो अगर जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा वो क्या करना शुरू हो जाएगा, बर्न करना शुरू हो जाएगा, यानी कि जलना शुरू हो जाएगा। इसलिए उसको वाटर में स्टोर करके रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, यानी कि निम्न में से किसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन का एक मतलब प्योर यानी कि शुद्ध रूप माना जाता है। तो ऑप्शन ए है डायमंड, ऑप्शन बी है कोयल, ऑप्शन सी है चारकोल और ऑप्शन डी है क्रूड ऑयल। तो अगर बात करें इसके करेक्ट आंसर का तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जो डायमंड होता है उसको ही हम लोग प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन कंसीडर करते हैं। ठीक है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन क्या होता है, तो डायमंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इज नॉट फाउंड इन सेंट्रल एशिया, जो सेंट्रल इंडिया में निम्न में से कौन सा जनजाति नहीं पाया जाता है। तो जनजाति का ऑप्शन के सामने ऑप्शन ए है गोंड्स, ऑप्शन बी है टोडास, ऑप्शन सी है भिल्स और ऑप्शन डी है मुंडा। अगर आंसर देखें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, जो टोडास है वो सेंट्रल इंडिया में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये सेंट्रल एशिया में नहीं पाए जाते हैं। अब देखिए गोंड्स के बारे में हम बात करते हैं। तो गोंड्स अगर नंबर ऑफ पॉपुलेशन, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ पॉपुलेशन देखा जाए तो सबसे ज़्यादा किसका पॉपुलेशन है, गोंड का ज़्यादा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसका है, गोंड का है। और डेंसिटी के हिसाब से देखा जाए, किसके हिसाब से, डेंसिटी के, और तो डेंसिटी में भील सही हो जाएगा। ठीक है, डेंसिटी में भील्स हो जाएगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है कि मतलब कि पॉपुलेशन के नंबर से बताइए कि किस ट्राइब्स का ज़्यादा पॉपुलेशन मतलब ज़्यादा संख्या है, तो पॉपुलेशन के हिसाब से आप किसको टिक करेंगे, गोंड्स को। और जब डेंसिटी से पूछा जाए तो आप भील्स को कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ऑप्टिकल फाइबर्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, यानी कि किस सिद्धांत पे ऑप्टिकल फाइबर्स काम करता है वो पूछा जा रहा है।
ऑप्शन ए है रिफ्लेक्शन, ऑप्शन बी है रिफ्रैक्शन, ऑप्शन सी है डिस्पर्शन और ऑप्शन डी है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आइए हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है और कैसे होता है सब समझते हैं। आप लाइट चैप्टर पढ़े होंगे, कौन सा चैप्टर? लाइट। तो लाइट में अलग अलग चीज़ फेनोमेना पढ़े होंगे, रिफ्लेक्शन पढ़े होंगे और फिर रिफ्रैक्शन पढ़े होंगे। क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि जो लाइट होता है वो क्या होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है। तो जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए एक कंडीशन होना चाहिए। तो कंडीशन की बात करें तो कौन सा कंडीशन होना चाहिए? तो इसमें जो लाइट है वो कैसे ट्रेवल करना चाहिए कि डेंसर से रेयरर मीडियम में, ठीक है, डेंसर से रेयरर मीडियम में ट्रेवल करना चाहिए। डेंसर से रेयर, मान लीजिए कि ये क्या हो गया, एक मिनट, लाइट, सपोज ये मान लीजिए कि एक ये नॉर्मल ले लिए, ये नॉर्मल हो गया, ठीक है, और यहाँ से हम लाइट डाले, ठीक है, तो ये क्या है, डेंसर, और ये हो गया रेयरर। जब डेंसर से रेयरर जाता है तो क्या होता है, डेंसर से रेयरर जाता है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइट जाता है। तो जब इसको लाइट को ऐसे सीधा आना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये क्या है, नॉर्मल है, ये क्या है, ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल से दूर जाएगा, यानी कि इधर की तरफ शिफ्ट होगा। तो ये लाइट कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ से जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। और फिर जब हम लाइट को कुछ इस एंगल पे डालेंगे तो फिर थोड़ा सा इधर जाएगा। ऐसे ही जब एक टाइम एक बार इसके बाद से यहाँ पे डालेंगे तो ये इस पर से जाएगा, और इससे थोड़ा सा एंगल जैसे हम बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा कि वापस ये बाउंस बैक हो जाएगा, यानी कि रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसी प्रोसेस को बोलते हैं। और इसका यूज का अगर हम बात करें तो ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छा बात है, और नहीं जानते हैं तो आइए हम आपको बताते हैं। जैसे आप टीवी केबल हो गया, मतलब जो टेलीविज़न का केबल होता है, या फिर वो टेलीफोन का केबल, जो केबल कनेक्शन आता है टेलीफोन का, या आजकल इंटरनेट का आता है, वाईफाई का कनेक्शन, तो वो सारे एक ऐसे वायर के, मतलब ऐसे वायर आता है, ठीक है, और इसी वायर के माध्यम से आपके घर में सारा कनेक्शन आता है। तो इसी में क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसी में होता है, ठीक है। इससे मतलब क्या होता है, जो हमको मिलता है कनेक्शन, वो इसमें कोई भी मतलब एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में मिलता है, और थोड़ा सा भी लॉस नहीं होता है, कुछ भी किसी भी चीज़ का लॉस नहीं होता है, इसलिए ये परफेक्ट है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। आई होप सेशन पसंद आए होंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।